It's a question and answer session with the doctor and Mufti. डॉक्टर अक्सा शेख, जिन्होंने ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन का आगाज किया, ये उनकी ही मुहिम की एक पहल है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूमात हो सके और इस वबा और वैक्सीन के बारे में जितने भी जुड़े हुए शक, शुबे, गलतफहमियां हैं, इसको दूर किया जा सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे एक्सपर्ट से इस मौजू पे बात करने के लिए। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं मुफ्ती नौमान ताहा कासमी साहब, जो कि हाफिज व कारी, आलिम, फाजिल और मुफ्ती हैं। इन्होंने BUMS किया हुआ है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जामिया हमदर्द से। ये तालीमुल इस्लाम एजुकेशनल सोसाइटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और होप फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। दूसरी हमारी जो एक्सपर्ट है डॉक्टर सफा फजल हक, कम्युनिटी मेडिसिन के रेजिडेंट एट हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, न्यू दिल्ली। शी इज द कोर Solidarity Foundation and has been the part of the setup and functioning of the vaccination center since the launch of the vaccine in India at Himsar. So as she's the, जैसे कि ये कोर टीम मेंबर है ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन की, तो शुरुआत में मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सफा से कि वो इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Human Solidarity Foundation is a foundation that was started by Dr. Aksa Sheikh. First thing जो हमने किया था was मीज़ान चैरिटेबल क्लिनिक एस्टेब्लिश किया था मुखला एरिया में इन न्यू दिल्ली हुआ था। डॉक्टर अक्सा शेख ने रेकमेंड किया था दैट वी स्टार्ट अ टेली कंसल्टेशन हेल्पलाइन। मतलब कि जो लोग होम आइसोलेशन में है और डॉक्टर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो एटलीस्ट कॉल पे एक डॉक्टर को फोन करके उनसे कोविड का कंसल्टेशन ले सकते। डॉक्टर अक्सा, मैं यहाँ पे अभी सफा से आपकी जो फाउंडेशन है ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन के बारे में पूछ रही थी, और क्योंकि आप यहाँ खुद मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि आप भी लोगों को इस फाउंडेशन के बारे में बताएं, क्या क्या आपकी तस्वीबात है, क्या क्या आपने अब तक किया है, थोड़ा शॉर्ट में हमें इसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि आज इतनी ज़्यादा तादाद में शायद पहली बार हमारे यहाँ पर 27 पार्टिसिपेंट्स हैं राइट इन द फर्स्ट 5 minutes ऑफ द मीटिंग, सो दैट्स वेरी गुड एंड आई होप कि विल रीच द लिमिट ऑफ 100 बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, जो कि लगभग 1 घंटे का है। तो अक्सर यहाँ पे हमारे कुछ साथी वो हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और वो ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था एक इनफॉर्मल ग्रुप के फॉर्म में, जब हम कुछ मेडिकल और नॉन मेडिकल वॉलंटियर्स जो हैं वो एक साथ आए थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स जब फरवरी 2020 में हुआ था, तो उसके बाद में मेडिकल रिलीफ रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए, और उसके बाद फिर फूड किट्स की ज़रूरत पड़ी, और फिर लॉकडाउन आ गया था मार्च 26 को, जैसे कि आप सबको याद ही होगा। और उसके बाद पूरे इंडिया में फूड किट्स प्रोवाइड करने का जो हमने कोशिश की थी, लगभग 8,000 फैमिलीज को हमने फूड किट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की लास्ट ईयर, एंड वी कुड डू फंड रेजिंग, जो कि हमारा मेन काम है, फंड रेजिंग करना, लोगों से चंदा मांगना। तो वो करके हमने लगभग 70 लाख रुपीज जो है जमा किए थे। एंड देन बाय द एंड ऑफ 2020 हमने सोचा कि क्यों ना ये जो हमारा एफर्ट है इसको हम फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में करें। तो हमने ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन के नाम से एक NGO रजिस्टर किया है, और 2021 हमने सोचा था कि शायद वबा से थोड़ा फ्री होगा, लेकिन इसमें एंटर करते ही हमने देखा जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड आ गई, तो दोबारा से हमारा जो काम है वो फूड रिलीफ की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे सफा ने बताया कि हमने एक चैरिटेबल क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ है जाकिर नगर में, जामा मस्जिद के पास, और उससे हमारी कोशिश है कि वो कम्युनिटी जो कि बहुत ही मार्जिनलाइज और पिछड़ी हुई है हमारे मुसलमानों की, अनफॉर्चुनेटली, वहाँ तक किस तरह से हम जो है अच्छी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें। लेकिन फिर जैसे कि कोविड की सेकेंड वेव आई और लॉकडाउन हुआ, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि फिजिकली लोगों के लिए आना मुश्किल था, और कोविड के बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल पा रहे थे।
तो हमने टेली कंसल्टेशन हेल्पलाइन स्टार्ट की, जिसके जरिए 2000 लोगों तक अपनी मेडिकल सर्विसेज ले जा सकें। इसके साथ हम कोहोप नाम से एक मेंटल हेल्थ सर्विस भी चलाते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स या कोई भी और आम इंसान जो है वो आकर अपनी परेशानी बता सकता है। काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, जिनसे भी वो चाहे वो बात कर सकते हैं इन कॉन्फिडेंशियल, और ये सारी हेल्पलाइन सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, स्पेशली जो है वैक्सीनेशन अवेयरनेस के तहत। तो हमारे पूरा कैंपेन इस वक्त चल रहा है कि किस तरह लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करें, वैक्सीन हेजिटेंसी जो हिचकिचाहट है लोगों में उसको दूर करें। उसके अलावा लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में मदद करें कोविन ऐप के जरिए। और इंशाल्लाह जल्दी वैक्सीनेशन सेंटर जब हमदर्द में शुरू हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ भी लोग जो है वो आके लगा सके। तो ये हमारी कुछ कोशिशें हैं, और इसी कोशिश के तहत आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे को लेके हम आप सबके साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में है उसमें वैक्सीन को लेके जो सवालात हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सो नाइमा, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्सा। और मैं कहूंगी कि जो आपकी एनर्जी है उसमें एक इन्फेक्टिविटी है, ठीक है। जैसे इस वबा की इन्फेक्टिविटी जिस तेजी से है, शायद उससे कहीं ज्यादा आपकी एनर्जी की इन्फेक्टिविटी है। मैंने देखा है कि आपकी फाउंडेशन के लोग किस हद तक काम कर रहे हैं, दिन रात। ये जो कॉल सेंटर पे वो हमेशा बैठे रहते हैं, डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद हैं, दिन हो या रात हो, मदद के लिए। तो अल्लाह से यही दुआ है कि आपको और कामयाब करें और आपके साथ लोग और जुड़े और आपकी ये फाउंडेशन बहुत आगे जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पैंडेमिक या वबा जिससे कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इससे जद्दोजहद करते हुए भी हमें लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, एक अरसा बीत गया है और खासा मुश्किल वक्त देखा है। मैं कहूंगी चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल, मेंटल, हेल्थ, एजुकेशनल, मतलब कि हर एस्पेक्ट में इसने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, परेशान करके रख दिया है। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे बहुत सारी स्टोरीज खुल के हमारे सामने आ रही हैं कि क्या क्या तकलीफें लोगों ने झेली हैं। और अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हालात ऐसे हैं कि हर इंसान ने अपने किसी खास दोस्त या पड़ोसी या किसी अजीज व अकारिब रिश्तेदार, इन सबको या तो जिंदगी और मौत से जूझते हुए देखा है, या ये कह लें कि खो भी दिया है, बहुतों ने खो दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो खुशी की बात वो ये है कि हमारे मुल्क ने वाकई एक कारगर वैक्सीन हमारे मुल्क ने तैयार कर ली है और काफी हद तक तेजी से इसका वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर अक्सा क्योंकि खुद उससे जुड़ी हुई हैं तो वो बहुत अच्छे से जानती हैं इसके बारे में, और डॉक्टर सफा भी जैसे कि उन्होंने बताया कि शुरू से ही वो इस काम में लगी हुई है। तो मैं ये समझती हूँ कि कोरोना के खिलाफ ये इकलौता एक मजबूत हथियार है जो कि हमारे पास मौजूद है। मगर मुझे बड़ा ही अफसोस होता है ये देख के कि काफी कम्युनिटीज में और इवन मुस्लिम कम्युनिटीज में वैक्सीनेशन ड्राइव थोड़ा स्लो है, उनके अंदर कुछ गलत फहमियां हैं। तो आज इसी को दूर करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमसे जुड़े हुए हैं और मैं आप दोनों का दोबारा से इस्तकबाल करती हूँ ज्वाइन करने के लिए, डॉक्टर सफा एंड डॉक्टर सैयद नोमान ताहा जी। तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की, पर इसके साथ साथ मेरी दरखास्त है जितने भी लिसनर्स हमसे जुड़े हैं, जो व्यूअर्स हैं, कि वो हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने चैट बॉक्स में डालेंगे और हो सकेगा हम साथ के साथ लेंगे क्वेश्चंस, या फिर हम एंड ऑफ द सेशन में सारे क्वेश्चंस को लेंगे। तो डॉक्टर सफा से मेरा सवाल है, हालांकि बड़ा ही कॉमन हो गया है और लोगों के इसके बारे में, इस वबा के बारे में बहुत मालूमात हो चुकी है, बहुत सारा हमारे पास मैटर जमा हो गया है, फिर भी फॉर अ रिविजन एक बार आप हमें एक ओवरव्यू दीजिए इस इन्फेक्शन के बारे में, थोड़ा इसके सिम्टम्स के बारे में हमें बताएं और चंद जरूरी बातें जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं वो प्लीज एक बार स्क्रीन पे आप दोहरा दें। ओके, तो कोविड इन्फेक्शन अभी तो काफ़ी कॉमन नॉलेज हो गया है ये, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है थ्रू ड्रॉपलेट्स। तो जैसे लोग जब कॉफ करते हैं और स्नीज करते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो उससे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। और कुछ स्टडीज़ में भी आया है कि ये एयरबॉर्न भी हो सकता है। तो करेंटली दैट इज़ द थिंकिंग। एंड जैसे सबको पता है इसमें सिम्टम्स काफ़ी वैरायटी के हो सकते हैं।
कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसमें लोगों को फीवर हो सकता है, बॉडी एक, हेडेक, कॉफ, सांस लेने में दिक्कत, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों को कोई सिम्टम्स होते भी नहीं हैं, तो वो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन कहलाता है, जिसमें दे आर नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स, लेकिन जब टेस्ट करवाए तो टेस्ट कम्स पॉजिटिव। तो सिम्टम्स वैसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, फ्रॉम 0 सिम्टम्स टू बहुत सिवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो अगर किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं तो दे शुड बी अवेयर एंड टेस्ट करवाने में झिझकना नहीं चाहिए। तो you should go and get RT-PCR test या rapid antigen का test. Now, how to prevent, precautions क्या लेना है, ये मतलब ये भी बहुत common knowledge हो चुका है कि physical distance करना ज़रूरी है। जब आप बाहर जाते हैं और लोगों को मिलते हैं या crowd में जाते हैं, तो लोगों से distance maintain करना ज़रूरी है, जो I think होता नहीं है, बिल्कुल ना हो पाता है, लोग कर नहीं पाते हैं या करते भी नहीं हैं। तो लेकिन ये ख्याल दिमाग में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों से दूरी रखें। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है, उनके लिए भी है। और आप जब घर जा रहे हैं तो आप ये दिमाग में होना चाहिए कि आप वो इन्फेक्शन कैरी करके अपने फैमिली को भी दे सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, एंड इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करें एंड हमेशा फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, सैनिटाइजर रखें साथ में एंड हैंड वॉशिंग करते रहें। बाहर जाने वक्त मास्क हमेशा पहने, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट होगा कि आप डबल मास्क पहने, मतलब एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर क्लॉथ मास्क। सिर्फ क्लॉथ मास्क पहनना इनफ नहीं है, तो डबल मास्क पहने, एक सर्जिकल और एक क्लॉथ मास्क। और मास्क हमेशा प्रॉपरली पहने, नाक के ऊपर होना चाहिए, मुंह कवर्ड रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मास्क नीचे आता रहता है नाक के नीचे। तो डबल मास्क पहने, सही से पहने। ये ध्यान रखें कि आप बाहर जाने वक्त मास्क पहन रहे हैं, स्पेशली क्राउडेड एरिया, जैसे हमने देखा है जाकिर नगर में काफ़ी क्राउडेड एरिया है एंड वहाँ पे लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, फिजिकल डिस्टेंसिंग तो होता ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट मास्क पहनने का तो कोशिश करें। एंड जब घर आए वापस तो अच्छे से हाथ धोएं इमीडिएटली, और अपने फैमिली को भी इस तरीके से सेफ रखें। थैंक यू। जैसे कि डॉक्टर सफा ने कहा कि ये एक एयरबॉर्न डिजीज है, तो जरूरी है कि आप अपने मास्क का खासा ख्याल रखें। हालांकि ये एडवाइजरी बार बार जारी की गई है, फिर भी लोगों में इसके लिए अभी भी बहुत सारे वहम मौजूद हैं और वो पता नहीं कि अपने मास्क को प्रॉपरली नहीं लगा रहे हैं। तो प्लीज डॉक्टर सफा की बातों का ध्यान दें। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं अब आपकी तरफ रुख करूंगी और एक सवाल है कि वबा का जो जिक्र है वो कुरान और हदीस में भी कई जगह आया है। तो कुरान और हदीस के हवाले से ही मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में कि वबाएं क्या होती हैं और किस किस तरह की वबाएं और कौमों पर आ चुकी हैं। तो जैसा कि ये है, क्या इसको भी हम एक उस वबा का नाम देंगे? कोरोना भी एक वबा ही है। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अनम्यूट कर लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बतौर ख़ास डॉक्टर अक्सा शेख साहिबा का, कि उन्होंने इतने अहम मौजू पर हम लोगों को मौका दिया यहाँ जोड़ने का। तो जैसा कि आपका सवाल है, यहाँ पर बहुत वजाहत के साथ मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो पिछली कौमों के बारे में वबा का तस्करा कुरान पाक में है, जैसे सूरह बकरा में है, फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजसन मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुकून, कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया एक आसमानी वबा नाजिल कर दी थी, और वो प्लेग थी, ताउन। तो इस तरीके से और भी जितनी वबाएँ आई हैं पिछली उम्मतों पर या पिछले अंबिया के जो मानने वाले थे उन लोगों पर, उन तमाम वबाओं का ताल्लुक उन तमाम वबाओं का ताल्लुक वो अजाब से था। वो अल्लाह ताला की नाफरमानी के सिलसिले में बार बार नबियों के ज़रिए उनको तंबीह कराने, उनको याद दहानी कराने, उनको बार बार राह रास्त पर लाने की कोशिश करने, और फिर उसके नतीजे में जब नाफरमानियाँ हद से बढ़ गईं तो वबा की शक्ल में अजाब नाजिल हुआ है। तो उस तरह के अजाब को आजकल की वबा से कंपेयर करना ये ज़रा मुनासिब नहीं है। इसलिए
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि इस उम्मत पर एक अमूमी अजाब नहीं आएगा। तो हम इसको अजाब, उस अजाब से तशबीह दें कि जैसे पिछली उम्मतों पर ताउन का मर्ज हुआ, या खून की बारिश हुई, या बहुत सीवियर कहत हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ जोड़ना कि ये कोरोना भी उसी तरीके का एक अजाब है, तो वो ठीक बात नहीं है। बहरहाल वबा कहते किसको हैं, ये थोड़े ही समझने की ज़रूरत है। किसी भी ज़माने में जब मास लेवल पर बहुत बड़े ज़मीन के, जो ग्लोब के एक बड़े हिस्से को, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आ जाएं एक ही वक्त में, और मुख्तलिफ उम्र के लोगों को, यानी बच्चों को भी, जवानों को भी, बूढ़ों को भी, मर्द और औरत को भी, हर रेस आम हो जाए, तो उसको तिब्बी इस्तिलाह में, मेडिकल टर्म में वबा कहते हैं। तो जाहिर है कि जब ये मर्ज फैला और बहुत ज़्यादा फैला, 114 मुल्कों में फैल गया, तब इसको आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने वबा करार दे दिया। लेकिन किसी मर्ज को वबा करार देने से उसका इलाज नहीं हो जाता है कि आपने किसी मर्ज को आलमी वबा करार दे दिया, पैंडेमिक कह दिया तो उसका इलाज हो जाएगा, नहीं। बल्कि उस वबा के खिलाफ, उस वबा से बाहर निकलने के लिए आजकल एक माशरे में एक लफ्ज बहुत चलता है कि फाइट करें, कोरोना से लड़ें, तो ये ज़रा मुनासिब नहीं है दीनी नुक्ते नज़र से। हमारी क्या बिसात है कि हम किसी बीमारी से जो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई है उससे लड़ सकें। हम उसके लिए ये बोलें कि हम उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए, उस बीमारी से सेहत पाने के लिए, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं या जो सेहत की जो आपका जो सेहत है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई होती है, ये हम सबका अकीदा है। तो अगर बीमारी है या तो उससे हमको सेहत हासिल करने के लिए हमको ये लफ्ज बोलना है कि हम उस बीमारी से लड़े नहीं, बल्कि उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए जब इसको आलमी वबा करार दी गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इससे बाहर निकलने के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक ही जैसा प्रोटोकॉल होगा। ये आलमी वबा करार देने का मकसद होता है। WHO किसी मर्ज को आलमी वबा कह दे तो वो मर्ज ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि अब आलमी वबा करार देने से एक अथराइज्ड अथॉरिटी ने आलमी वबा करार दिया, तो अब जो प्रोटोकॉल होगा उससे नबरदाजमा होने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए, वो पूरी दुनिया में एक जैसा होगा। इसलिए इसको पैंडेमिक और आलमी वबा कहा गया। बाकी जो दूसरी कौमों पर जैसे कि नापतौल में कमी करने से कहत हुआ, इसी तरीके से माल की ज़कात न देने पर बारिशें रोक दी गई, इसी तरीके से बहुत वल्गैरिटी अगर हमारे माशरे के अंदर फैल गई तो उसकी वजह से प्लेग फैल गया। तो ये सब चीजें जो थी ये वबा की शक्ल में अजाब था। हम इस कोरोना वायरस को वहां वाले अजाब से कंपेयर नहीं करेंगे। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में प्लेग बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैला था, जिसकी गाइडलाइन जो उस ज़माने की थी उस पर हमको अमल करना चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि किसी इलाके के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उस इलाके के लोग उस जगह को, उस इलाके को छोड़कर बाहर न जाएं और बाहर वाले लोग उस जगह ना आए, ताकि यहाँ का इन्फेक्शन वहां न जाए और सेहतमंद लोग यहाँ आके इन्फेक्टेड ना हो जाएं। एक तरीका। दूसरा एक तरीका यह भी बयान किया गया है, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है जो मुख्तलिफ किताबों के अंदर अहादीस में आया है कि आपने यूं फरमाया कि बीमार, खास तौर से वो बीमार जो कंटेजियस होते हैं, जो बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं, यहाँ पर समझने की थोड़ा जरूरत है। बाज लोग जो अहले इल्म हैं और ईमान वाले हैं, हमारे भाई हैं, वो ये समझते हैं कि कोई बीमारी, जैसे कि हदीस शरीफ में आया कि ला अदवा वला तियरा, कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती है, कोई बीमारी कंटेजियस नहीं होती है। यह सही हदीस है। तो इससे समझते हैं कि बीमारी मुताद्दी ही नहीं होती है। मुताद्दी का मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलती है, ऐसा नहीं है। इसको जरा समझने की जरूरत है। वो ये जरूरत है समझने की, आप अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे पर्सन को जिसको लेप्रोसी था, जुजाम था, कोढ़, मजूम, तो उसको देख के आपने फरमाया कि फिर मिनल मजूम कमा तफिर्रु मिनल असद, के लेप्रोसी का पेशेंट है उससे इस तरह दूर भागो, उस तरह अपने आप को बचाओ जैसे शेर को देख के भागते। और फिर एक मौके पर आपने लेप्रोसी के मरीज के साथ खाना भी खाया है। तो दोनों तरह की तालीमात हैं। ये तालीम समझने के लिए आजकल का इन्वायरमेंट बहुत सुटेबल है।
कि आप देखें कि जिनके घरों के अंदर कोरोना का मरीज हो जाता है तो वो इतनी दूरी इख्तियार कर लेते हैं कि उसके अंतिम संस्कार के लिए, उसके क्रियाक्रम के लिए, उसकी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए उस पर ढकेल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, बात जगह जेसीबी का इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसी भी कैफियत नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों तरह की बातें हैं कि आप बीमारी से बचें भी और बीमारी से एहतियात भी रखें, लेकिन इस तरह एहतियात ना हो कि आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को इस तरीके से छोड़ दें बीमारी की हालत में कि वो रिकवर हो जाए तो दिल में कुदूरत पैदा हो जाए कि इन्होंने मुसीबत के वक्त में हमको छोड़ दिया था। जी हाँ, मैं आप से बिल्कुल इख्तिलाफ रखती हूँ इस बात से कि हमें लापरवाही म्यूट, बिल्कुल नहीं आपकी बरतनी आवाज है। नहीं आ रही है, म्यूट करा दें। जी, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है और सिर्फ ये सोचना कि हम 5 बार वजू करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं तो हमें ये बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लापरवाह ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का तफसीर से जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं वो वैक्सीन के बारे में काफी जानने के लिए ईगर हैं। तो मैं डॉक्टर सफा से अगला सवाल वैक्सीन के ऊपर ही सीधे करूंगी कि इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं, और थोड़ा सा बता दें हमें आप शॉर्ट में, इन शॉर्ट, की कैसे ये काम करती हैं और ये कितनी इफेक्टिव हैं। साथ में एक और सवाल वो मैं चाहूंगी डाइवर्ट करूंगी अगली बार डॉक्टर सैयद नुमान साहब के लिए कि वो हलाल है या नहीं, ये आप हमें जवाब देंगे अगली बार। पहले डॉक्टर सफा आप हमें जरा बताएं क्या क्या वैक्सीन अवेलेबल है। जी, तो जब से वैक्सीन लॉन्च हुआ था, दैट इज 16 जनवरी से, तब से इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल थे। एक था कोवैक्सीन जो इंडिया का ही प्रोड्यूस वैक्सीन है, एंड एक था कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन है यूके का, एंड वो कोविशील्ड नाम से, ब्रांड नेम से यहाँ इंडिया में यूज हो रहा था। लेकिन अभी बहुत सारे वैक्सीन आने वाले हैं इंडिया में। स्पुतनिक वैक्सीन आने वाला है इन जून इंशाल्लाह, एंड काफ़ी सारे वैक्सीन और जो जिनका नाम हमने सुना होगा, मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सब के वैक्सीन, और काफ़ी सारे और कंपनीज भी जिनका नाम नहीं भी सुना है लेकिन वो बहुत अच्छे से ट्रायल्स कर रहे हैं काफ़ी सारे जगह में, कनाडा में, चाइना में। तो ये सारे वैक्सीन इंडिया में इंशाल्लाह बहुत जल्द अवेलेबल होने वाले हैं, और गवर्नमेंट ने बोला है, अभी तो उन्होंने इंशाल्लाह बोला है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब 2021 के एंड तक वो सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमने बोला था कि हाथ धोना एंड मास्क पहनना एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो फुल प्रूफ मेथड है खुद को प्रोटेक्ट करना, वो है वैक्सीनेशन, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसे हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, एंड इसका प्रोटेक्शन करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करना इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर फ़र्ज़। तो जो अभी हमारे पास बेस्ट मेथड है कोविड से बचने का, दैट इज़ वैक्सीनेशन। तो लेकिन ये बात भी सही है कि जो वैक्सीनेशन है वो 100% लोगों को इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करता, लेकिन वो सिवियर डिजीज एंड डेथ होने से प्रिवेंट करता है। तो ये हमने देखा भी है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है एंड उसके बाद भी उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, वो माइल्ड सिम्टम्स या मॉडरेट सिम्टम्स उनका होके फिर वो ठीक हो गए थे। कुछ लोगों के डेथ भी हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रोपोर्शन बहुत कम है, उनका परसेंटेज बहुत कम है, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो ये डेथ शायद काफ़ी ज़्यादा भी होते। तो जैसे आपने इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा है, अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग इफेक्टिवनेस है, 60%, 80%, 90% तक भी है इफेक्टिव। इसका मतलब है कि एटलीस्ट उतने लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, दोनों डोज लिए हैं, एटलीस्ट जैसे कोविशील्ड है, उसका इफेक्टिविटी 2 डोजेस के बाद 80% है। मतलब कि अगर 100 लोगों ने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है, 2 डोजेस लिए हैं, तो एटलीस्ट 80 लोग इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दैट इज द आइडिया ऑफ इफेक्टिवनेस। तो अलग अलग इफेक्टिवनेस है अलग अलग वैक्सीन के, लेकिन दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड वेरी वेल, बहुत रिसर्च के साथ किया गया है। तो एनी वैक्सीन जो मिल सकता है उसको लगाने की कोशिश करें। तो अभी तो शॉर्टेज है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जून
जून से या जुलाई से वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगे और काफ़ी अमाउंट में भी अवेलेबल हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला है इन 1 डे एटलीस्ट 1 करोड़ वैक्सीनेशन तो होंगे इंशाल्लाह। तो जब वैक्सीन आ जाए तो प्लीज़ रजिस्टर करवाइए। अभी तो वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं और 18+ की उम्र से वैक्सीनेशन चल रहे हैं। तो रजिस्टर करवाएं या आपके आसपास में सेंटर में जाएं एंड वहाँ पे वैक्सीनेशन लीजिए प्लीज। शुक्रिया सफ़ा। तो नमान साहब, मैं आपसे अगला सवाल यही पूछूंगी क्योंकि ये चैट बॉक्स में भी आ चुका है कि क्या ये वैक्सीन किसने रेज किया था जी? है या नहीं। जी देखिए, चीजों के हलाल या हराम होने के बारे में एक बहुत क्लियर कट एक रूल बताया गया है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में। वो ये है कि इन्ना मिनल अशियाई अल अस्लु अल इबाहा, चीजों के अंदर जितनी चीजें दुनिया में पाई जाती हैं उनकी असलियत ये है कि वो सब जायज हैं जब तक कि उसके अंदर हराम होने की कोई वजह न मिल जाए। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, जो लोग इसको हराम कहेंगे उनसे वो जिम्मे है दलील पेश करना कि क्यों हराम है। इसलिए कि शरई कानून है कि हर चीज में असल ये है कि वो हलाल हो जब तक कि उसके अंदर हराम होने की कोई वजह ना मिल जाए आपको। ये तो एक जवाब हुआ। इसका दूसरा जवाब भी है, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि उम्मन जितनी दवाएं, मेडिसिन और वैक्सीन वगैरह बनती हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो ओरिजिन्स हैं, वो 3 तरह के होते हैं। एनिमल ओरिजिन की हो, प्लांट ओरिजिन की हो, या वो मेटल ओरिजिन की हो। ठीक है, अगर मेटेलिक है, मेटल ओरिजिन की है, तो उसमें हलाल और हराम का कोई मसला ही नहीं है। प्लांट ओरिजिन की है तो उसमें भी हलाल और हराम का कोई खास मसला नहीं होता है। अगर एनिमल ओरिजिन की है तो उसमें 2 सूरतें होती हैं, या तो वो हलाल जानवर से कलेक्ट की गई होंगी या हराम जानवर की। हराम जानवर की हैं तो उसको हम अभी अलग रखते हैं कि वो हराम जानवर से ली गई है तो हराम होना चाहिए। हलाल जानवर में भी बाज चीजें ऐसी हैं, बाज ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हराम होते हैं। तो अगर हलाल जानवर के हराम ऑर्गन से लिया गया तो भी हराम होना चाहिए। लेकिन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, शरीयत मुतहरा ये बयान करती है कि अगर किसी चीज की माहियत, किसी चीज की हकीकत इस तरह से चेंज हो जाए कि वो अपनी उस हकीकत में जिसको हम हराम समझते हैं या जिस पर हराम का हुक्म लगता है उसमें बाकी नहीं है, बल्कि वो बदल गई है और उसमें हराम होने की कोई चीज अब नहीं रही, तो वो हराम नहीं हो, वो चीज हराम नहीं होगी। तो वैक्सीन के एक्सपर्ट से जिन्होंने वैक्सीन को बनाया है, अब तक की ये बात सामने आई है कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं इस्तेमाल की गई है जो हराम हो। अगर बिलफर्ज, अगर हम सपोज कर लें कि उसमें कोई हराम चीज मिला भी दी गई है, तो हमारे पास जो बाइल आती है, हमारे पास जो शीशी में हमारे पास जो इंजेक्शन आता है, वो क्लियर फ्लूइड की तरह, बिल्कुल क्लियर वाटर की तरह होता है, जिसकी हकीकत और माहियत पानी जैसी ही है। लिहाजा उस पर हराम होने की कोई भी हुक्म लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं। हाँ, जो लोग हराम कहते हैं कि ये हराम है, हम उनसे दलील पूछेंगे कि क्या दलील है कि हराम है। जी बिल्कुल। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि हर वैक्सीन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत क्लियरली स्टेटेड हैं। तो कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो छुपाया हुआ है या हिडन है। तो हर वैक्सीन, हर जो ट्रायल होता है, जो भी कंपनी कोई भी वैक्सीन बनाता है, वो बहुत क्लियरली स्टेट करते हैं कि इस वैक्सीन में इस ये इंग्रेडिएंट्स हैं। और अभी तक इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स को भी हम हराम नहीं कह सकते। तो जैसे डॉक्टर सैयद नुमान ने कहा कि जब कोई हराम इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ये हराम है। तो अब मैसेज दोनों तरफ से आ चुका है, डॉक्टर्स की तरफ से भी और मुफ्ती साहब की तरफ से भी, कि ये वैक्सीन हराम नहीं है। तो ये शक इंशाल्लाह सबके दिमाग से निकल जाएगा जल्दी। तो अगला सवाल डॉक्टर सफा मैं आपसे पूछूंगी कि कोविड वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं और इनको हम डील कैसे करें।
तो जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं वो जैसे बहुत सारे वैक्सीनेशन हैं जैसे हेपेटाइटिस, टेटनस वगैरह, और जो बच्चों को भी वैक्सीन लगते हैं उसी के साइड इफेक्ट्स की तरह ही है। वैक्सीनेशन लेने के बाद लोगों को नॉर्मली बुखार आ सकता है या थोड़ा सा बॉडी पेन, वीकनेस हो सकता है, शिवरिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है। ये सब बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कोई भी वैक्सीनेशन के बाद होने के चांसेस होते हैं, और ये 1-2 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक लास्ट करता है। एंड इसको मैनेज करना भी बहुत आसान है। जो ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल हैं जैसे पैरासीटामोल है, वैसे दवाइयाँ लेने से ये सिम्टम्स भी बहुत इजीली मैनेज हो जाते हैं। लेकिन अगर लोगों को ये सिम्टम्स हो रहे हैं और 1 हफ्ते से ज़्यादा ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो तब ध्यान देना चाहिए कि शायद इट कुड बी कोविड इन्फेक्शन, लेकिन वो वैक्सीनेशन की वजह से नहीं होता है। कोई भी वैक्सीन की वजह से कोविड नहीं हो सकता है। वैक्सीन में ऐसा वो कंपोनेंट ही नहीं है वायरस का कि वो बॉडी में जाके कोविड का इन्फेक्शन कॉज करे। कोविड का इन्फेक्शन एनवायरनमेंट से ही होता है, लोगों से ही होता है, वैक्सीनेशन से नहीं हो सकता है। ये एक गलतफहमी है। तो कोई भी वैक्सीन में जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं वैक्सीन, लेकिन कोई भी वैक्सीन का ये उसमें नहीं है, कंपोनेंट नहीं है कि वो कोविड इन्फेक्शन को कॉज करे। तो जैसे जो आपने पूछा साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट कुछ लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी होते हैं। दे आर कम्प्लीटली फाइन वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन अगर साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये अच्छा साइन है। ये इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी बन रही है, आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, फाइट कर रहा है, और वो इम्यूनिटी बना रहा है आपके बॉडी में। और अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो बस नॉर्मल मेडिकेशंस आप किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या अगर फीवर और हेडेक, बॉडी एक हो रहा है तो पैरासीटामोल ले लीजिए। पैरासीटामोल दिन में 4 बार भी ले सकते हैं फीवर कंट्रोल करने के लिए, और ये बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है और कुछ ही दिनों में चला जाता है। तो साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कोई डरने की बात नहीं है कि साइड इफेक्ट्स की वजह से हम वैक्सीनेशन ना लें, क्योंकि बहुत कुछ ही दिन का साइड इफेक्ट होता है। एंड जो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वैक्सीन का, जो प्रोटेक्शन देता है, वो बहुत दिन तक होता है। एंड दैट इज, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा बेनिफिशियल है देन ये जो कुछ दिनों का साइड इफेक्ट होता है। अच्छा जी डॉक्टर सफा साहबा, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। किसी ने क्वेश्चन भी डाला है कि आपने बताया जैसे कि मौत भी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि खतरनाक है। तो इसको थोड़ा सा समझें कि जितनी भी ड्रग्स हमारे पास इंट्रोड्यूस की गई हैं इस दुनिया के अंदर, जितनी भी ड्रग्स हैं, उन सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और आप किसी भी वेबसाइट पे, चाहे 1mg की वेबसाइट पे जाके देखें, जो सबसे ज्यादा देखी जाती है किसी भी दवा के बारे में, हर दवा पर, हर मेडिसिन के बारे में लिखा होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, और दुनिया भर की एक तफसील लिखी होती है। और नीचे लिखा होता है बगैर एडवाइस के, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के या फिजिशियन के आप उस दवा को ना लें। तो दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी है अब तक जिसके साइड इफेक्ट ना हो, और वो साइड इफेक्ट बताए भी जाते हैं। उसके बाद भी, क्योंकि उसके अंदर शिफा का अंकुर ज्यादा होता है, उसके अंदर सेहत लाने का हिस्सा ज्यादा होता है, और मर्द पैदा करने का अंसुर कम होता है, इसलिए आप बिला तकल्लुफ उसको इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं कहना बिल्कुल। चाहूंगा तो इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत माइल्ड हैं, माइल्ड है, और वो मैनेजेबल है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि इससे क्या हो सकता है। बहुत ही माइल्ड से सिम्टम्स है और जो कंट्रोलेबल है, जो मैनेजेबल है। इससे बिल्कुल भी मैं यही कहूंगी किसी तरह का फियर आपको अगर है तो उसे खत्म करें। मुफ्ती नोमान साहब, मैंने ये देखा है कि लोगों के अंदर, स्पेशली हमारे माशरे के लोगों के अंदर, ये गलतफहमी है कि वो ये सोचते हैं कि वैक्सीन एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी हो रही है हमारी कौम के खिलाफ कि इसके जरिए कुछ ऐसी दवा हमारे अंदर डाल दी जाएगी जिससे कि लोग इनफर्टाइल या स्टेराइल हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को लॉस कर देंगे। और देखिए, इससे पहले तो नहीं लगता, हाँ जी जी बताएं, समझ साथ गया। के साथ तो नहीं ये लगता है कि सिर्फ नमाज पढ़ने से और दुआ पढ़ लेने से ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो बहुत ही साफ लफ्जों में आप इसको क्लियर कर दें। थोड़ा वक्त हमारे पास कम हो रहा है क्योंकि नमाज का भी वक्त है, लोगों को जी जी, उसकी भी देरी हो रही है, तो आप कम उसमें जरा हमें आपके सवाल के आखिरी हिस्से का जवाब पहले मैं अर्ज करता हूं कि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए ऊँट लेके, और उन्होंने अपने ऊँट को बाहर छोड़ा और आपके पास तशरीफ लाए, तो और ये दरियाफ्त किया कि मैं अपने ऊँट को बांध दूं फिर अल्लाह पे भरोसा करूं या ऐसे ही छोड़ दूं? तो आपने फरमाया पहले अपना ऊँट बांध दो, फिर ये भरोसा करो कि अब नहीं जाएगा। इस हदीस से हमको ये समझना चाहिए कि हम प्रिवेंशन के लिए और बचने के लिए किसी भी बीमारी से जो एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, और वैक्सीन भी एहतियाती इलाज का एक हिस्सा है, उसको हम पहले अपनाएं, फिर अल्लाह पर दुआ करते हुए भरोसा करें कि अब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। एक बात। और जो हमारे यहाँ गलतफहमियां फैली हुई हैं, तो ये गलतफहमियां कोई नई बात नहीं है। जिस जमाने में पोलियो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में और पोलियो वैक्सीन लगना शुरू हुआ घर घर जाके, तो बहुत सारी बातें फैलाई गई कि बच्चे नहीं होंगे और लंगड़े लूले पैदा होंगे या इस तरीके की बातें। कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे बातें खत्म होती चली गई, और अब ऐसा हुआ कि जिन्होंने नहीं लिया उनके यहाँ केसेस निकल आए पोलियो के। तो ये होता है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी है हमें। इसको इस तरीके से हम समझें कि हमारे पास स्लॉट बुक करने के टाइम में ऑप्शन होता है कि हम कौन से सेंटर पे वैक्सीन लेने के लिए जाएंगे। तो उन जो वैक्सीन आपको देने जा रहे हैं, वो उनके वैक्सीन की शीशी पर, उनकी वैक्सीन की बोतल पर ये तो नहीं लिख के आया है कि मुस्लिम एरियाज के अंदर आपको ले जाना है या ये फला साहब को लगाना है। तो ये तो वहीं से बात कंडम हो जाती है। तो इस तरह की जो गलतफहमियां माशरे में जो लोग फैलाते हैं, मुझे लगता है कि वो आपके खैरखा नहीं, वो बदखा हैं कि आप वैक्सीन न लगवाएं और फिर जाके उस बीमारी में मुब्तला होके रुखसत हो जाए यहाँ से। तो इस तरीके की गुफ्तगू के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी दवा किसी भी खास कम्युनिटी के लिए या किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ऐसी नहीं बनती है। अगर ऐसी बनेगी भी, मान लीजिए अगर ऐसी दवा बनाई भी गई है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको टारगेट तक पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और जाहिर है कि जिस मुल्क के अंदर आपकी तादाद 35% हो, वहां इस तरह की दवा बना के कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारे? तो ये गलतफहमी है। से आपने जवाब दिया इस सवाल का, और मुझे लगता है कि वॉलंटियर्स के लिए भी बहुत हेल्प मिल रही है इस जवाब से, क्योंकि ये सवाल कॉमन है और इसका हम किस तरह से जवाब दें आपने बहुत क्लियर कर दिया। क्योंकि वाइल पे कुछ नहीं लिखा है, इट इज नॉट एनी टारगेटेड फॉर एनी कम्युनिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। डॉक्टर सफा, जैसे कि आपने बार बार जिक्र किया और चैट बॉक्स में भी इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लोगों ने वैक्सीन लिया है और उसके बाद भी कोविड हो गया है, तो ऐसा क्यों होता है? जबकि डॉक्टर सफा ने क्लियर किया है कि ये इफेक्टिविटी जो है वो 80% ही है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि इस सवाल को आप दोबारा से क्लियर करें कि कोविड इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन क्यों हो जाता है? क्या हमें इसके लिए कोविड वैक्सीन को ब्लेम करना है, जो कि लोग कर रहे हैं? वो बाकायदा ये कहते हैं कि हमारे घर में फलां ने वैक्सीन लिया और वैक्सीन के बाद ही इन्हें कोरोना हो गया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस वैक्सीन ने ही इनको कोरोना का इन्फेक्शन किया। क्या ये वैक्सीन इन्फेक्शन कर सकता है या नहीं? ओके, तो एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जो इफेक्टिविटी मैंने बताया 80% का, वो कोविशील्ड का है। तो हर वैक्सीन का अलग अलग इफेक्टिवनेस होता है। वो 70% से लेके 95% तक भी हो सकता है। तो जैसे फाइजर और मॉडर्ना है, उनके इफेक्टिविटी 94-95% है। तो अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग इफेक्टिवनेस है ना। आपका जो सवाल है वो उसका मैं 2 पॉइंट्स में आंसर दूंगी। एक ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अब ये ना सोचे कि आपका इम्यूनिटी अभी बन चुका है बॉडी में। वैक्सीन लगवाने के बाद टाइम लगता है बॉडी में इम्यूनिटी बनने के लिए। कम से कम फर्स्ट डोज के बाद कम से कम 1 महीना लगता है कि बॉडी में प्रॉपर इम्यूनिटी बने। तो उसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट 1 महीने तक आपके चांसेस हैं कि आप फिर भी कोविड डेवलप कर सकते हैं। आपके उतने ही चांसेस हैं जितने आपके वैक्सीन लगवाने के पहले थे। तो फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए जब बॉडी इम्यूनिटी बना रही है, तब कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में। लेकिन ये बस सोच लेना कि हमने वैक्सीन लगवाया था और उसके 1 हफ्ते बाद हमें कोविड हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ था। क्योंकि वैक्सीन इतनी जल्दी काम नहीं करता है, टाइम लगता है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनने के लिए। लेकिन जब इम्यूनिटी बनती है तब वो बहुत टाइम के लिए बनती है, स्पेशली जब सेकेंड डोज लगवाने के बाद। इसलिए सेकेंड डोज लगवाना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद एक लेवल की इम्यूनिटी बनती है, फिर सेकेंड डोज लगवाने के बाद वो इम्यूनिटी बढ़ती है और वो
लॉन्ग टर्म रहता है, तो काफी टाइम के लिए, काफी महीनों के लिए वो इम्यूनिटी रहती है, तो दैट इम्यूनिटी देन आपको कोविड से प्रोटेक्ट करता है। नाउ जो सेकंड पॉइंट था वो ये है कि कोई भी वैक्सीन, जैसे मैंने कहा, 100% इफेक्टिव नहीं है। मतलब कि ये श्योर गारंटी नहीं दे रहा कोई कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन जो गारंटी दे रहे हैं, जो 100% इफेक्टिव है, वो क्या है कि आपको सिवियर डिजीज नहीं होगा, सिवियर कोविड नहीं होगा, या मौत नहीं होगी कोविड के वजह से। सो ये आइडिया दिमाग में रखना कि वैक्सीनेशन होने के बाद कोविड नहीं होगा, ये सही नहीं है। बट वैक्सीनेशन लगवाना इम्पोर्टेंट है, ताकि एटलीस्ट जब अगर अल्लाह ना करे कोविड हो, तो माइल्ड डिजीज हो या ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक ही हो, कि आपको कोई भी सिम्टम्स ना हो, आपको पता भी नहीं चले कि इन्फेक्शन हुआ था। तो ऐसा हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है। हमने हॉस्पिटल्स में जब काम किए हैं, जब आईसीयूज और वार्ड्स में हमने देखा है, जो पेशेंट्स आते हैं और बहुत सिवियर हो जाते हैं, उनके ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम उन्होंने आइदर वैक्सीन नहीं ली होती है या फर्स्ट डोज लिया होता है, एंड कुछ ही दिनों के बाद उनको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हमने बहुत कॉमनली देखा है, मतलब खुद एक्सपीरियंस भी किया है। तो अगेन क्लियर करने के लिए, वैक्सीन के वजह से कोविड नहीं हो सकता। वैक्सीन में ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जिसके वजह से कोविड होता है। कोविड वायरस की वजह से होता है, कोरोना वायरस की वजह से होता है, जो लोगों में स्प्रेड होता है, एनवायरमेंट में है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, वो वैक्सीन में नहीं होता है। तो वैक्सीन की वजह से कोविड नहीं हो सकता। और आई थिंक चैट में किसी ने लिखा था कि इसके वजह से मौत हो सकती है। मैं बोल रही थी कि कोविड की वजह से मौत हो सकती है, वैक्सीन की वजह से नहीं। तो ये जी, तो ये भी बात क्लियर कर लें। तो अगेन फिर से मैं क्लियरली बताना चाहूंगी कि कोविड वैक्सीन के वजह से कोविड इन्फेक्शन नहीं होता है, और कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कुछ थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को इम्यूनिटी बनाने के लिए। तो वो बॉडी को टाइम दे आप, कि आपका बॉडी रिएक्ट करे एंड सही इम्यूनिटी बनाए, एंड सेकेंड डोज भी ले। सेकेंड डोज लेना मत भूलें। अभी गैप क्या है, कोविशील्ड का गैप है कि 3 या 4 महीने के बाद विद इन 4 months आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। और कोवैक्सीन का है कि आप 2 या 3 महीने के गैप में फिर सेकेंड डोज ले सकते हैं आफ्टर इन्फेक्शन। और ये भी फर्स्ट डोज से सेकेंड डोज का गैप है ये। ठीक है। और इन्फेक्शन तो के कितने वक्त के बाद कोरोना का वैक्सीन आपको लेना है, इसको भी वजाहत से बता दो। जी बिल्कुल। तो अगर आपने कोई भी डोजेस नहीं लिए, ना फर्स्ट डोज लिया है, ना ऑब्वियसली फिर सेकंड डोज भी नहीं लिया होगा, तो अगर आपने कोई भी डोज नहीं लिया है और आपको कोविड हुआ है या हुआ था, तो जिस दिन से आप पॉजिटिव आए थे, उस दिन से आप 3 महीने रुक सकते हैं। अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग चीजें अभी बता रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आपका जो इन्फेक्शन के बाद जो नेचुरली बॉडी में इम्यूनिटी होता है, जो एंटीबॉडीज रहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, यूएस के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वो 3 महीने तक रहते हैं, कुछ बोल रहे हैं कि 6 महीने तक भी रहते हैं। लेकिन अभी जो हम सेफ जोन मान रहे हैं, वो अराउंड 3 months है। तो अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, तो आप 3 महीने रुक के उसके बाद वैक्सीन ले सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट डोज के बाद हुआ था, तो फर्स्ट डोज आपने लिया था, फिर इन्फेक्शन हुई थी, तो उसके बाद अगेन आप 8 weeks तक वेट कर सकते हैं, दैट इज अराउंड 2 months। तो उसके बाद आप अपना सेकेंड डोज लें। तो 2-3 महीने का वक्फा लीजिए अगर आपको कंफर्म कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है, और उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवाएं। तो मुफ्ती नुमान साहब, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि अगर हमें एक बार इन्फेक्शन हो गया है, तो वैक्सीन लेने की क्या जरूरत है, इसका क्या फायदा है? इन्फेक्शन के बाद जो वैक्सीन लिया, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है, या हम ये मान लें बस कि हमें इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे अंदर इससे लड़ने की एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं और हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है? क्या ऐसा है, या वैक्सीन लेना बेहतर है?
इन्फेक्शन होने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है वो ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम एंटीबॉडी बन जाती है, उस एंटीबॉडी की भी एक लिमिट है। जैसा कि अभी डॉक्टर सफा ने बताया कि बाद एक्सपर्ट कहते हैं कि 3 महीने की लिमिट है, बाद एक्सपर्ट कहते हैं 6 महीने की लिमिट है। उसके बाद फिर एक्सपोजर होने से आपको दोबारा भी कोविड हो सकता है, इसलिए उस रिकरेंसी से प्रिवेंशन के लिए आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। जी, तो अब हम लास्ट 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे। कई सवाल पॉपअप हुए हैं अभी बीच में। जी जी, वो उनको हम आखिर में ले लेंगे क्योंकि हम अब वाइंड ऑफ करेंगे उन क्वेश्चंस को लेके। डॉक्टर सफा, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है फीमेल्स की साइड से, मेरे मतलब काफी इवन मैंने देखा जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं वैक्सीनेशन ड्यूरिंग मेंसेस, यानी महीने के दौरान। एक मैंने देखा था कि कुछ पैम्फलेट्स लोगों ने, फ्लायर्स जारी किए थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप वैक्सीनेशन महीने के टाइम पे ना लें, या महीने के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद ना लें, क्योंकि उस वक्त आपकी इम्यूनिटी कम होती है और उस टाइम वैक्सीनेशन लेने से कुछ प्रॉब्लम है। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं और काफी वो आगे ही इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे, तो 1 या 2 लाइनों में बताएं कि मेंसेस के दौरान ये वैक्सीन लिया जा सकता है या नहीं। पहली बात तो ये कि जी मुफ्ती साहब, आप जी, अभी तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई है, कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है जिसमें ये क्लियर कट आया हो कि वैक्सीन का हार्मोन पर कोई इफेक्ट है। इसलिए आप मेंसेस के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आप इसको ले सकते हैं। इट्स वेरी सेफ। जी जी, नहीं, थोड़ा सा डॉक्टर सफा आप क्लियर करें, क्या प्रेगनेंसी के टाइम इसे लिया जा सकता है या नहीं? एडवाइजरी क्या कहती है? जी, जैसे डॉक्टर नुमान कह रहे थे, आपका क्वेश्चन था पहले की मेंसेस के टाइम में, तो पहला मेंसेस, जी, तो इन शॉर्ट मैं 2 सेंटेंसेस में कहूंगी कि मेंसेस और वैक्सीन का कोई जोड़ नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन। ना कोई स्टडी में दिखाया गया है, ना लोगों का एक्सपीरियंस है। पहली बात तो ये, मेंसेस के टाइम पे इम्यूनिटी कम नहीं होती है, ऐसा सोचना भी गलत है, ये सही नहीं है। और वैक्सीन का और मेंसेस का कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे कि आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आप वो अपने मेंसेस के टाइम में नहीं रोकते हैं, तो ये वैक्सीन भी एक मेडिसिन जैसा ही है, मेडिसिन ही है। तो इसका मेंसेस से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं या कोई एक्स्ट्रा सिम्टम्स नहीं होते हैं मेंसेस के वक्त। तो बिल्कुल मेंसेस के वक्त भी जाके आप वैक्सीन ले सकते हैं। और आगे आपका क्वेश्चन क्या था? सेकेंड, लैक्टेशन, यानी कि जो माएँ नर्सिंग मदर्स हैं जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? नई एडवाइजरी क्या कह रही है इसके बारे में? जी, तो पहले जब लॉन्च हुआ था जनवरी में, तब से लेके मार्च अप्रैल तक बताया गया था कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, जो मतलब दूध पिला रही है बच्चों को, उनको अभी अवॉइड करना चाहिए। ये क्यों होता है? क्योंकि जब ट्रायल्स होते हैं कोई भी वैक्सीन के, तो वो पहले हेल्दी लोगों पे होते हैं। वो बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन इन सबको अवॉइड करते हैं, पहले ये देखने के लिए कि ये हेल्दी लोग जो हैं उनमें सेफ है या नहीं। तो अभी ये एस्टैब्लिश हो गया है, ये बिल्कुल पता चल गया है हमें कि ये सेफ है। तो अब उन्होंने बच्चों में, मतलब 12 साल के ऊपर की उम्र के बच्चों में भी ट्रायल्स करना शुरू किए हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में भी ट्रायल्स करना शुरू किए हैं। और काफी कंट्रीज में, यूएस वगैरह में ऑलरेडी प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन वैक्सीनेशन ले रहे थे। वो अपने पीडियाट्रिशियन, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके पूछ रहे थे कि क्या हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और काफी डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस भी किया था कि प्लीज लीजिए, क्योंकि इससे आपके बॉडी में भी एंटीबॉडीज बनेंगे और चांसेस है कि दूध पिलाने वक्त वो बच्चे में भी जा सकते हैं ये एंटीबॉडीज। तो अभी के जो गाइडलाइंस है उससे बताया गया है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो दूध पिला रहे हैं, वो बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हैं। और प्रेगनेंसी में भी अभी जैसा देखा गया है कि वैक्सीन लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, तो रिस्क कम है, बेनिफिट ज्यादा है। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन भी अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जो निकाले हैं उसके हिसाब से प्रेग्नेंट वुमेन भी जाके वैक्सीन ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर उन्हें लग रहा है ये उनके लिए बेहतर है तो वो जाके ले सकते हैं। बट स्टिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैक्टेशन के लिए बहुत क्लियर कर दिया है कि वो ले सकते हैं, पर प्रेगनेंसी में इट्स अप टू यू, ठीक है, इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू टेक इट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन।
बहुत अच्छे से आंसर किया डॉक्टर सफा। नेक्स्ट मैं मुफ्ती साहब से लास्ट ये क्वेश्चन करूंगी हमारी कम्युनिटी के लिए, उनको वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा परसुएट करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग हमसे जुड़े हैं आपका ये मैसेज उन तक पहुंचाएंगे, किस तरह से हम उन्हें समझाएं कि ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, पर इस वक्त क्योंकि हम अपने कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो लोग अपने अंदर ये एक बिल्कुल ठान के बैठे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवाना है, पूरे के पूरे गांव ने एक साथ मिलकर ये फैसला ले लिया है, तो आप किस तरह से उनको रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे उन्हें समझाएं कि ये वैक्सीन जरूरी है और इसको लेने का वक्त ये दिस इज द हाई टाइम दैट दे शुड टेक दिस वैक्सीन। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इस कोविड के बारे में प्रिवेंशन के लिए जितनी भी तरकीबें और जितने भी मेथड्स बताए गए हैं, वो सारे के सारे आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके सहाबा के ज़माने में जो बीमारियां फैली उनमें अप्लाई किए जा चुके थे। जैसे एक रिवायत में मजमूअ ज़वाइद एक किताब है, उसमें एक रिवायत है कि ला तदीमुन नज़र इलल मजदूमीन, के जो लिप्रोटिक पेशेंट हैं, जिनको लिप्रोसी हुआ है, उनके पास आप जाए नहीं, उनके साथ मिले नहीं, उनकी तरफ देखे नहीं बहुत लंबे टाइम तक के लिए। इस हदीस के इस जुमले से दो बातें बताई गई हैं, एक तो कांटेक्ट में ना आना, दूसरे उनकी केयर करने में कोताही ना करना, यानी उनको देख के बुरा मत समझना कि इस आदमी को कोविड हुआ है तो आप दूर भाग गए, ऐसा ना करें। तो इसी के आगे बताया गया वइदा कल्लमतमुहुन फलियरिन बैनकुम व बैना कैद रुमहिन, कि जब आप उनसे बात करें तो आपके और उसके सामने उस बीमार आदमी के बीच में एक नेजे का, यानी नेजा का मतलब एक लाठी, जो उमूमन आदमी के साइज की होती है, जो आदमी लाठी यूज कर रहा है, जो नेजा यूज कर रहा है, जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है, वो उसके साइज की, अपने साइज की होती है। तो 5 से 6 फीट की दूरी बना के रखें। तो ये सब चीजें आपकी पहले से आपके पास हैं। और इसी तरीके से जैसे कहा गया कि शेक हैंड ना करें, मुलाकात ना करें, क्योंकि स्प्रेड होता है, तो उसकी भी असल हमारे पास मौजूद है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के पास एक डेलीगेट आए, एक डेलीगेशन पूरा वफ्द आया, ग्रुप आया, उसमें एक साहब थे, उनको एक बीमारी थी, तो आपने उनसे शेक हैंड नहीं किया, बल्कि उनसे ये कहा कि इन्ना कद बायाना, मैंने आपसे गायबाना ही मुलाकात कर ली है, फर्ज आप वापस चले जाइए। तो जो हमारे पास एसओपीज हैं, उनकी कहीं ना कहीं असल हमारे यहाँ पहले से मौजूद है, इसको समझने की थोड़ा जरूरत थी बस। और रहा मसला वैक्सीनेशन का, तो जैसे जैसे स्टडीज एडवांस होती गई, टेक्नोलॉजीज हाई होती गई, और हमारी मेडिकल लाइन में हम लोग आगे बढ़ते चले गए, तो हमने वैक्सीन वगैरह तैयार की। तो वैक्सीन भी इलाज का एक हिस्सा है, और इलाज न करना ये गुनाह है। इलाज किसी मर्ज का न करना ये गुनाह है। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग कलीसा के फॉलोअर थे, तो वो ये कहते थे कि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से दी हुई होती है, इसलिए उसको भगाने की कोशिश करना, उससे बचने की कोशिश करना, ये अल्लाह की दी हुई चीज में हमको इंटरफेयर करना है, इसलिए वो नहीं करते थे। इस कंसेप्ट को सैयद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंडम किया कि ऐसा नहीं है, जो बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, यकीनन वो अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन शिफा हासिल करना भी ये जरूरी है। तो वैक्सीन के बारे में जो गलत बातें अवाम के अंदर मशहूर की गई हैं और लोग फैला रहे हैं, तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि इस तरीके की बातें न फैलाएं। आप अपने भाई बहनों के लिए दुश्मन बन रहे हैं अगर वो आपके कहने की वजह से वैक्सीन उन्होंने नहीं ली और फिर वो कोविड पॉजिटिव हुए, उनको इन्फेक्शन हुआ और उसके नतीजे में उनकी जान चली गई, तो कहीं ना कहीं आप उनके कत्ल के गुनहगार होंगे, इसलिए कि आपके इंकरेज करने की वजह से उन्होंने प्रिवेंशन नहीं किया और उन्होंने इलाज नहीं किया। क्योंकि इलाज दो तरीके का होता है, एक बीमारी होने के बाद और एक बीमारी होने से पहले। तो वैक्सीनेशन जो है ये भी इलाज है, और ये बीमारी होने से पहले का इलाज है जो ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि बीमार होने के बाद तो इलाज करना ही है। अक्लमंद तो वो है जो पहले से इंतजाम कर ले।
तो जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ऐसी चीज मौजूद है कि जिसमें बीमारी होने से बचने का अंदेशा है, बल्कि यकीन है कि हम उससे इस प्रिवेंशन के इस मेथड को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इन्फेक्शन से सेव रहेंगे। और अगर मैंने खुद कोविड में काम किया है, मैं भी काम कर रहा हूँ कोविड में, तो जो वैक्सीनेटेड पेशेंट हमारे पास आते थे उनके सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं होते थे कि उनको वेंटिलेटर पर जाना पड़े। नॉर्मल क्वारंटाइन करके और उनको थोड़ी मोड़ी दवाएं हम उनको सिम्टोमेटिक दे के रुखसत कर दिया करते थे। तो मेरी तमाम सबसे यही दरखास्त है कि जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं वो अपने अपने इलाकों में जाके बताएं, अपने मिलने वालों से अपने सर्कल में बताएं। खास तौर से मस्जिद के इमाम साहब लोग अगर जुड़े हुए हैं तो वो इसलिए कि उनकी बातें लोग ज्यादा मानते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, वो लोगों को बताएं कि बिल्कुल सेफ है वैक्सीन। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। हाँ, एक बात याद रखें, इस वैक्सीन को लेने के लिए इतना पैनिक ना हो कि जहां भीड़ लगा के आप पहुंच गए वहां आप इन्फेक्शन लेके चले आए, गए थे वैक्सीन ले रहे लेके चले आए इन्फेक्शन, ऐसा ना करें। और यकीन जाने कि कुछ दिन आप एहतियात से काम लें, वैक्सीन घर घर लगेगी पोलियो की तरह इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इंशाल्लाह। तो अपनी बारी आने पर ही पहुंचे, जब आपकी बारी आए तब लगाएं। और यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि शुरू में तो यह है तक एक डोज लेने के बाद अब 28 दिन के बाद दूसरी डोज लेंगे, फिर आया कि 3 महीने के बाद डोज लेंगे, फिर 6 महीने के बाद डोज लेंगे। तो इसको थोड़ा सा समझें। इस वायरस को, इस कोरोना वायरस को जो पैंडेमिक करार दी गई, इससे पहले एक लफ्ज लगाया गया है नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब ही यही होता है जो रोजाना गिरगिट की तरह रंग बदले, जिसके बारे में अलग अलग स्टडीज आती रहती हैं, तो इसका मतलब ही यही है। तो आज एक 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 जैसे अभी आपने प्रैक्टिकली देखा कि शुरू में प्लाज्मा थेरेपी आई, फिर उसको कंडम किया गया, रेमडेसिविर आया, फिर उसको कंडम किया गया, आइवरमेक्टिन को इस्तेमाल कराया गया बहुत दिन, फिर विड्रॉ कर लिया गया। तो ऐसा होता रहता है कि जैसे जैसे स्टडीज बढ़ती गई, केसेस आते गए, एक्सपर्ट्स ने मेहनतें की और हमारे सामने चीजों को पेश किया। तो अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगाएं, उसके लिए पैनिक ना हो और उस पर सवालात तरह तरह के ना खड़े करें, इसलिए कि जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यकीनन हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, हमसे ज्यादा दिमागदार हैं और हमारी सेहत की यकीनन उनको फिक्र है। और जब आपका नंबर आए, जब आप वैक्सीन लें, जरूर लें और लोगों को बताएं कि ये बीमारी से बचने का अकेला वाहिद एक तरीका है कि जिससे आप बीमारी से बच सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। और बस यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबको समझ अता फरमाए और हम लोगों को जितनी बातें हुई उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो मुफ्ती नोमान साहब, आपने बहुत खूबसूरती से इन सवालों का जवाब दिया, बल्कि मैं समझती हूँ कि आप 2 in 1 रोल में हैं इस वक्त, because at present he is presently appointed at Shahadra Police Station campus in a COVID care center. तो दोनों तरह से हमें आपकी तरफ से आंसर्स मिले, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अक्सा शेख हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर्स कर रही है चैट बॉक्स में, तो अगर वो यहाँ है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ तो एक बार आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लगे चैट बॉक्स में उसको एक बार रिव्यू कर दें, एक बार आप बता दें। डॉक्टर अक्सा अगर आप हैं यहाँ पे। जी थैंक यू, बहुत ही मजा आया मुझे तो, मतलब आंसर्स देते हुए कि वहां से आप दोनों एक्सपर्ट्स भी दे रहे थे, यहाँ से मैं भी कोशिश कर रही थी। तो एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि एलर्जी है अगर किसी किस्म की तो लिया जा सकता है या नहीं, या डायबिटीज है तो लिया जा सकता है तो नहीं। तो हमें बस इतना याद रखना है कि किस कंडीशन में नहीं लिया जा सकता, उसको छोड़ के बाकी सारी कंडीशन में लिया जा सकता है। तो जैसे डॉक्टर सफा ने बताया कि प्रेगनेंसी में भी अभी हम दे रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट गाइडलाइन में अभी भी थोड़ा रोक के रखा हुआ है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से या पीडियाट्रिशियन से मशवरा करके, या जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में जो डॉक्टर होते हैं उनसे मशवरा करके ले सकते हैं। उसी तरह हमारा हेल्पलाइन नंबर है 997173। वो एलर्जी के लिए आपने बताया, तो हाँ। मैं स्टडी कर रहा था एलर्जी के बारे में, खासतौर से मैंने स्टीव जॉनसन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, एलर्जी है। तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है अभी तक कि जिसमें कोविड वैक्सीन को एलर्जी केस में मना किया गया हो कि ना लगाएं, लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एलर्जी वाला जो खास तौर से सवाल है उसको मैं और थोड़ा क्लैरिफाई करूं। अगर आपको किसी भी इंजेक्टेबल दवाई से एलर्जी है या किसी और वैक्सीन से भी एलर्जी है तो इसमें हमें एहतियात बरतना होता है।
वैक्सीन उसमें भी लगाई जा सकती है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद, और हम पूरी तैयारी करके रखते हैं कि अगर रिएक्शन आता है तो आपको इमीडिएटली विद इन 30 सेकंड के अंदर हम इंजेक्शन दे दें, जिससे आपकी एलर्जी सबसाइड हो सकती है। उसी तरह अगर आपको पिछले किसी कोविड वैक्सीन से एलर्जी हुई थी, तब भी आप इंजेक्शन ले सकते हैं अगर वो माइल्ड एलर्जी थी तो। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी वैक्सीन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सपोज कोविशील्ड से एलर्जी हुई थी तो आप अगली बार कोवैक्सीन ले सकते हैं, ये भी एक तरीका है। एक सवाल और आया था कि क्या 2 वैक्सीन मिक्स की जा सकती है, तो उस पर अभी स्टडी चल रही है, उसके जब नतीजे आ जाएंगे तब उसके बारे में हमें और जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ कंट्रीज में वो स्टार्ट हुआ है कि 2 वैक्सीन डोज करके हम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में अभी नहीं है, तो मिक्स मत कीजिए। अगर आपको कोविशील्ड लगी है तो कोविशील्ड ही लीजिए सेकेंड डोज, और कोवैक्सीन लगी है तो कोवैक्सीन ही लीजिएगा। यस नाइन। हाँ, थैंक यू डॉक्टर अक्सा। मैं आपसे दोबारा से दरखास्त करूंगी, एक और काम दे रही हूँ आपको। आपकी जो टीम पूरी तरह से हर वक्त हाजिर रहती है और सबकी मदद करती है, और इवन इस प्लेटफॉर्म को भी सक्सेसफुल करने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है। उनको आप थैंक्स बोलें, और जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्पेशली हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इनको आप थैंक्स। सबसे पहले तो मुझे कुछ लोग पर्सनली चैट में ये भी कह रहे थे कि इस मीटिंग को और एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि अच्छा, बहुत मुझे सारे लगा सवाल कि हैं। 1 घंटे का वक्फा है तो एक्सटेंड करने के। जी मैम। जी, लेकिन मैं यही कहूंगी कि देखिए बहुत ज्यादा भी अगर हो जाए ना तो कई बार उसकी अहमियत कम हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते बाद दोबारा से हम जो है अपने एक्सपर्ट्स को बुला करके ये मीटिंग दोबारा से करें, और उस वक्त आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्वाइन कर सके। अभी भी इस ग्रुप में थोड़ी सी जगह और हैं पार्टिसिपेंट्स की, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार पूरे 100 लोग आए। सबसे पहले तो थैंक यू टू यू नाइमा, कि आपने बिल्कुल इतने एंथुजियाज्म के साथ में ये सवाल बनाए और इतने एंथुजियाज्म के साथ में पूरा ऑर्गेनाइज किया, और इसको इतने अच्छे से आपने फैसिलिटेट किया। थैंक यू टू सफ़ा, जो कि मेरी स्टूडेंट भी है, फ्रेंड भी है, कलीग भी है HSF में, कि उन्होंने इतने अच्छे से सारे जवाब दिए। और सैयद नोमान था तो आज हमारे जो है वो मैन ऑफ द मैच हैं। लिटरली उनको ट्रॉफी जाती है कि मुफ्ती साहब ने जो है बिल्कुल इतने अच्छे से जो है दीनी एस्पेक्ट्स भी बताए और जो है मेडिकल एस्पेक्ट्स भी बताए, क्योंकि खुद भी एक डॉक्टर हैं। एंड ये मीटिंग हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो इसको हम अपने HSF के YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे ताकि आप इसको फिर से जो है डिटेल में देख भी सकें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकें। उसके अलावा हम जो है छोटे छोटे वीडियोस अक्सर अपने WhatsApp पे या YouTube वीडियोस हम भेजते रहते हैं, तो मैंने लिंक भेजे हैं आपको हमारे WhatsApp ग्रुप के, हमारे YouTube चैनल के, ट्विटर, इंस्टाग्राम के। वहाँ पे आप हमें प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। स्पेशली जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं उनसे मेरी अपील है कि हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ यहाँ 50-60 लोगों तक हमको नहीं पहुंचाना है, इसको हमें जो है 15 करोड़ मुसलमान जो इस देश में है उन तक भी पहुंचाना है। क्योंकि हमारे ऊपर ये इल्जाम ना है कि ये कम्युनिटी जो है ये वैक्सीन नहीं लगाती और इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। एक बार हम इसको झेल चुके हैं, हमें अब कोशिश करनी है कि हमको वैक्सीन जो है उसका एक मिशन बनाना है कि हम खुद भी लगाएंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे कि वो वैक्सीन लगा। और इसमें आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, वैक्सीन नहीं लगाना गुनाह है, इसको ये समझ लीजिए। अगर आपका भाई जो है वो सुबह फजर के लिए नहीं उठ रहा है तो उसको उठाने के लिए आप बिल्कुल वो होंगे ना। तो उसी तरह अगर आपके घर में कोई वैक्सीन नहीं लगा रहा है, आप में वो तड़प होनी चाहिए कि आप उसको मोटिवेट करें कि भैया अगर इसने वैक्सीन नहीं लगाई, कल को ये वेंटिलेटर पे जाएगा तब क्या होगा, है ना। तो ये तड़प अंदर अपने अंदर लाइए। और अगर हम कहते हैं ना कि एक जान बचाना ऐसा है जैसे कि आपने पूरी उम्मत की जो है जान बचा ली, पूरे इंसानियत की आपने जान बचाई। और यकीन मानिए अगर आप एक इंसान को भी वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करते हैं और उसकी जान बच जाती है तो इट्स एज गुड एज आपने जो है पूरी ह्यूमैनिटी की जान बचाई है। सो थैंक यू एवरीवन। आपने इतने अच्छे सवाल पूछे, हमें भी बहुत ज्यादा सोचने का मौका मिला और हम सब के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। और उम्मीद है आप लोग अगले सेशन जो हम लोग नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे उसमें भी जरूर जुड़ेंगे।